सोचिए, एक 13 साल का लड़का, उसका हाथ कोहनी पर बुरी तरह टूट जाता है। और जब वो ठीक होता है तो उसका बायां हाथ दाहिने से थोड़ा छोटा रह जाता है। अच्छा। ये तस्वीर हार्पर ली की मशहूर किताब टू किल अ मॉकिंगबर्ड की शुरुआत करती है। पर यह सिर्फ एक चोट की कहानी नहीं है, बल्कि यहीं से एक पूरे समाज, बचपन की मासूमियत और कड़वी सच्चाइयों की परतें खुलना शुरू होती हैं। इस शो में हम आपके दिए गए स्रोतों जैसे लेख, रिसर्च या नोट्स से सबसे अहम जानकारी और गहरी समझ निचोड़ कर लाते हैं। आज हम टू किल अ मॉकिंगबर्ड के शुरुआती हिस्सों की पड़ताल कर रहे हैं, जैसा कि हमें दिए गए किताब के अंशों में मिलता है। आज के इस चर्चा का मकसद है मैकोम्ब शहर की उस धीमी रफ्तार वाली दुनिया में झांकना, फिंच परिवार और उनके पड़ोसियों से मिलना, और हाँ, उस रहस्यमयी रैडली घर के दरवाजे पर भी एक तरह से दस्तक देना। बिल्कुल। और देखेंगे कि कैसे बचपन की वो नजरें उन सच्चाइयों को पकड़ लेती हैं जिन्हें बड़े लोग शायद अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। साथ ही हम उन शुरुआती घटनाओं पर भी नजर डालेंगे जो कहानी के मुख्य संघर्ष यानी टॉम रॉबिन्सन केस की नींव रखती हैं। तो चलिए मैकोम्ब की गलियों में उतरते हैं। कहानी हमें ले चलती है अलाबामा के मैकोम्ब शहर में। एक थका हुआ पुराना शहर है जहाँ जिंदगी बहुत धीमी है। मतलब बारिश में सड़कें लाल कीचड़ में बदल जाती हैं, फुटपाथ पर घास उगाती है। हाँ, और ये 1930s का दशक है, वो महामंदी वाला दौर। बिल्कुल। लोगों के पास न ज्यादा पैसे हैं न कुछ खास खरीदने को। शहर का केंद्र है कोर्ट हाउस, वो भी थोड़ा झुका हुआ सा लगता है। और ये माहौल सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, ये शहर के चरित्र को दिखाता है। हाँ, कैसे? ये धीमापन, ये ठहराव, ये शहर की सामाजिक सोच में भी झलकता है। वर्ग और नस्ल के आधार पर बंटवारा तो साफ है ही, और वो सिंकफील्ड वाली कहानी भी दिलचस्प है कि कैसे शहर जानबूझकर नदी से दूर बसाया गया। अच्छा। हाँ, शायद इसी वजह से ये बाहरी दुनिया से और भी कट गया। ये शहर जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया में जीता है। और इस दुनिया के केंद्र में है फिंच परिवार। कहानी सुना रही हैं जीन लुइस फिंच, जिन्हें सब स्काउट कहते हैं। स्काउट, वो हाँ। अपने बड़े भाई जेम और पिता एटिकस फिंच के साथ रहती हैं। एटिकस शहर के जाने माने वकील हैं, शांत और बिल्कुल, एटिकस का किरदार बहुत अहमियत रखता है जी। वो सिर्फ एक वकील नहीं है, वो बच्चों के लिए एक नैतिक दिशा दिखाने वाले जैसे हैं। सही। उनका काल्पनिक पर भरोसा, जो उनके घर की देखभाल करती हैं और बच्चों के लिए माँ जैसी हैं। ये उस जमाने के हिसाब से काफी प्रगतिशील सोच दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और कैल्पनिया खुद भी एक दिलचस्प किरदार है। वो जैसे दो दुनिया को जोड़ती हैं, फिंच का घर और अपना अश्वेत समुदाय। और दो तरह की भाषा बोलती है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्हें दोनों जगहों पर कैसे संतुलन बनाना पड़ता है। अच्छा, स्काउट की माँ की मौत तब हुई थी जब वो बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 साल की, तो उसे उनकी ज्यादा याद नहीं है। एटिकस के भाई अंकल जैक, जो डॉक्टर हैं, और बहन आंट अलेक्जेंड्रा भी कहानी का हिस्सा है। उनका फिंच लैंडिंग, वो पुश्तैनी घर, उससे गहरा जुड़ाव है। फिंच घर के पास ही है वो, बदनाम रैडली हाउस। हाँ, रैडली प्लेस। ये घर और इसमें रहने वाले लोग शहर के लिए एक पहेली जैसे हैं। रैडली परिवार समाज से कटा रहता है, चर्च भी नहीं जाता। और घर का बेटा आर्थर रैडली, जिसे बच्चे बू कहते हैं, वो तो सालों से घर से बाहर ही नहीं निकला है। और अफवाहें? अफवाहें तो बहुत हैं। खासकर मिस स्टेफनी क्रॉफर्ड फैलाती हैं कि उसने जवानी में कुछ गड़बड़ की थी और फिर एक दिन अपने पिता के पैर में कैंची मार दी थी। बाप रे! बू के पिता की मौत के बाद उसका बड़ा भाई नेथन रैडली घर संभालने आ जाता है। ये बू रैडली का रहस्य बच्चों की कल्पना को तो हवा देता ही है, लेकिन ये दिखाता भी है कि कैसे समाज किसी को एकदम अलग थलग करके उसे राक्षस या भूत जैसा बना देता है। हाँ, ये बात सही है। एटिकस बच्चों को रैडली परिवार की निजता का सम्मान करने की सीख देते हैं। वो कहते हैं कि किसी को भूत बनाने के और भी तरीके होते हैं, सिर्फ उन्हें बिस्तर से बांध देना ही नहीं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अनजाने में ही कैसे लोगों को उनकी एक छवि में कैद कर देते हैं। बिल्कुल। खैर, गर्मियों में एंट्री होती है डिल की। पूरा नाम चार्ल्स बेकर हैरिस। डिल। हाँ, वो अपनी खाला मिस रेचल के यहाँ रहने आता है। डिल छोटा है, पर उसकी कल्पना की उड़ान तो भाई गजब की है। बहुत नाटकी है वो। हाँ, कहानियां गढ़ता है, फिल्में देखी होने के दावे करता है, और बू रैडली के रहस्य में उसकी दिलचस्पी जबरदस्त है। वही बच्चों को उकसाता है कि चलो बू को बाहर निकालते हैं। डिल मैकोम्ब की उस शांत ठहरी हुई दुनिया में एक बाहरी हलचल ले आता है। हाँ। उसकी अपनी पारिवारिक कहानी शायद उतनी खुशगवार नहीं है जो उसके बड़ा चढ़ाकर बोलने या कहानियां गढ़ने में झलकती भी है। हो सकता है। बू रेंडली के प्रति उसका वो जुनून बच्चों को उस घर की तरफ खींचता है।
और कहानी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, अब स्कूल की बात करते हैं। हाँ। स्काउट का स्कूल का पहला दिन ही बड़ा निराशाजनक होता है। क्यों, क्या हुआ? उसकी टीचर मिस कैरोलाइन उसे पढ़ने से रोकती है क्योंकि एटिकस ने उसे पहले ही पढ़ना सिखा दिया है। अरे, ये तो अजीब बात है। हाँ, और यहीं हमारी मुलाकात होती है वॉल्टर कनिंघम से। वो बहुत गरीब लड़का है, दोपहर का खाना भी नहीं लाया। अच्छा। मिस कैरोलाइन उसे उधार पैसे देने की कोशिश करती है तो स्काउट बीच में बोल पड़ती है, समझाती है कि कनिंघम परिवार उधार नहीं लेता। हाँ, वो स्वाभिमानी लोग हैं। बिल्कुल, वो मेहनत करके या अपनी उपज देकर कर्ज चुकाते हैं। एटिकस भी बाद में यही बताते हैं। और यही मेकूम का वो सामाजिक ताना बाना खुलता है। कनिंघम गरीब हैं, महामंदी की मार झेल रहे किसान हैं, पर इज्जतदार हैं, स्वाभिमानी हैं। हाँ। और फिर दूसरी तरफ है ईवेल परिवार। ओहो, ईविल्स। उसी दिन क्लास में बरिस ईवेल आता है और उसके बालों से जू निकलती है। छी। वो स्कूल सिर्फ साल के पहले दिन आता है ताकि उसका नाम दर्ज हो जाए। ईविल परिवार कनिंघम से भी निचले पायदान पर माना जाता है। समाज उन्हें कचरा समझता है। हाँ, एटिकस बताते भी हैं कि बॉबी विल बरिस का पिता उसको शिकार के नियमों में भी ढील मिली हुई है क्योंकि उसके बच्चे भूखे रहते हैं। हाँ, तो ये फर्क साफ दिखता है। फिंच जैसे सम्मानित पेशेवर, कनिंघम जैसे गरीब पर स्वाभिमानी किसान, और ईविल जिन्हें समाज ने लगभग बहिष्कृत कर दिया है। और हाँ, एक और बात, जब स्काउट घर पर वॉल्टर के खाने के तरीके का मजाक उड़ाती है तो कैल्पर्निया उसे डांटती है। हाँ, एक और सबक मिलता है, दूसरों की स्थिति का सम्मान करना सीखो। बिल्कुल, ये छोटी छोटी घटनाएं ही बच्चों को मेकॉम की जटिल सामाजिक संरचना से धीरे धीरे रूबरू करा रही हैं। इसी बीच स्काउट को रेडली के घर के पास वाले ओक के पेड़ के कोटर में कुछ मिलता है। कोटर मतलब वो जो पेड़ में छेद सा होता है? 2 पुराने इंडियन हेड सिक्के मिलते हैं, एक छोटी डिब्बी में रखे हुए। अरे वाह! और फिर सिलसिला चल पड़ता है। साबुन से तराशी हुई 2 छोटी गुड़ियाएं मिलती हैं जो बिल्कुल जेम और स्काउट जैसी दिखती हैं। क्या बात है! फिर च्युइंगम का पूरा पैकेट, एक पुराना स्पेलिंग भी मेडल और एक टूटी हुई चेन वाली घड़ी। बच्चे हैरान हैं कि ये कौन रख रहा है। पर अब तक शायद अंदाजा हो गया होगा उन्हें। हाँ, उन्हें लगता है कि ये बू रैडली है। ये साफ है कि ये बू रैडली की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा है। ये छोटे मासूम तोहफे उसके अकेलेपन और बाहरी दुनिया से जुड़ने की इच्छा दिखाते हैं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है? जेम देखता है कि मिस्टर नेथन रैडली, बू का बड़ा भाई, उस छेद को सीमेंट से भर रहा है। ओहो, क्यों? जब जेम पूछता है तो नेथन कहता है कि पेड़ मर रहा है इसलिए भर दिया। लेकिन क्या ये सच था? नहीं, एटिकस से पूछने पर पता चलता है कि पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है। जेम बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये नेथन का कदम बू को दुनिया से और भी काटने जैसा लगता है, और जेम का दुखी होना दिखाता है कि बच्चों में वो सहानुभूति है, वो उस टूटते हुए संपर्क को महसूस कर पा रहे हैं। जेम अब 12 साल का हो रहा है और उसमें बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह के? वो थोड़ा मूडी हो गया है, स्काउट पर रौब जमाता है कि उसे अब लड़की की तरह व्यवहार करना चाहिए। बड़े होने के लक्षण। एटिकस भी यही कहते हैं। पर इसी दौरान एक बड़ी घटना होती है। एटिकस टॉम रॉबिन्सन नाम के एक अश्वेत व्यक्ति का बचाव करने का केस लेते हैं। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। बिल्कुल, यहीं से माहौल बदलना शुरू होता है। स्कूल में सेसिल जेकब्स स्काउट को ताना मारता है कि उसका पिता निगर्स का बचाव करता है। क्रिसमस पर फिंच लैंडिंग में उसका कजिन फ्रांसिस भी यही बात निगर लवर कहता है और स्काउट उसकी पिटाई कर देती है। बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। हाँ, अंकल जैक बिना स्काउट का पक्ष सुने उसे सजा देते हैं, पर बाद में एटिकस उन्हें समझाते हैं कि बच्चों के सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए। एटिकस का तरीका अलग है। बिल्कुल। एटिकस स्काउट को लड़ने से मना करते हैं, कहते हैं कि अपना सिर ऊंचा रखो। वो समझाते हैं कि उन्हें ये केस लेना ही था, ये उनके ज़मीर का सवाल है, वरना वो अपने बच्चों का सामना कैसे करते? सही बात है। वो उम्मीद करते हैं कि जेम और स्काउट बिना कड़वाहट और मेकोम की उस आम बीमारी यानी नस्लीय पूर्वाग्रह, हाँ, उसके असर से बचकर इस मुश्किल दौर से गुजर जाएं। ये आम बीमारी शब्द ही बहुत कुछ कहता है कि पूर्वाग्रह कितना सामान्य और फैला हुआ है वहाँ। यहाँ साहस के अलग अलग रूप भी सामने आने लगते हैं। जैसे? एक तो वो पागल कुत्ते वाली घटना। हाँ, टिम जॉनसन। शहर में एक पागल कुत्ता आ जाता है। शेरिफ हैक टेट आते हैं, लेकिन निशाना लगाने की जिम्मेदारी एटिकस को सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि एटिकस का निशाना अचूक है। हाँ, हालांकि वो सालों से बंदूक नहीं चलाते,
डर ये भी है कि गोली चूक गई तो रैडली घर में जा सकती है, पर एटिकस एक ही गोली में कुत्ते को मार गिराते हैं। बच्चे तो शॉक गए होंगे। बिल्कुल, भौचक्के रह जाते हैं। मिस मॉडी बाद में बताती हैं कि एटिकस अपने जमाने में मैकूम काउंटी के सबसे अचूक निशानेबाज थे, वन शॉट फिंच। ये शारीरिक साहस का एक प्रदर्शन है, लेकिन कहानी हमें दूसरे तरह के साहस से भी मिलवाती है। आप मिसेस दुबोस की बात कर रही हैं? हाँ, वो बुजुर्ग बीमार पड़ोसी जो बच्चों और खासकर एटिकस के बारे में बहुत कड़वी बातें कहती हैं। बहुत ज्यादा। एक दिन जेम गुस्से में आकर उनके कमेलिया के फूलों को तोड़ देता है। और सजा? सजा के तौर पर एटिकस जेम को रोज मिसेस डुबोस के पास जाकर उन्हें पढ़कर सुनाने को कहते हैं। अच्छा। पढ़ते समय बच्चे देखते हैं कि मिसेस डुबोस अजीब से दौरे से गुजरती हैं। उनकी मौत के बाद एटिकस बताते हैं कि वो मॉर्फिन की आदी थीं और मरने से पहले इस लत से छुटकारा पाना चाहती थीं। ओह। बच्चों का पढ़ना शायद उन्हें इस दर्दनाक लड़ाई में, उस संघर्ष में मदद कर रहा था। एटिकस उन्हें सबसे बहादुर इंसान कहते हैं जो उन्होंने जाना। वो मरने से पहले जेम के लिए एक सफेद कैमेलिया का फूल भी भेजती हैं। तो यहाँ साहस का मतलब सिर्फ बंदूक चलाना नहीं है, नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में, दर्द में भी सही काम के लिए लड़ना है। मिसेस डुबोस का अपनी लत से लड़ना, एटिकस का समाज के खिलाफ जाकर केस लेना, ये सब नैतिक साहस के उदाहरण हैं। और जेम का अपनी गलती मानकर सजा भुगतना, वो भी। ये घटनाएं बच्चों को दुनिया की जटिलताओं और साहस के सही मायनों से परिचित करा रही हैं। टॉम रॉबिन्सन केस पृष्ठभूमि में तनाव बढ़ा रहा है। अगली गर्मियों में डिल नहीं आता, उसके नए पिता हैं। स्काउट निराश हो जाती है। एटिकस किसी काम से बाहर होते हैं तो कैलपर्निया बच्चों को अपने चर्च ले जाती हैं, फर्स्ट परचेज्ड अफ्रीकन एमी चर्च। ये एक अहम सीन है। हाँ, वहाँ लूसी नाम की एक महिला उनके आने पर एतराज करती है कि श्वेत बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन बाकी समुदाय खासकर ज़ीबो उनका स्वागत करता है। चर्च में सीमित संसाधन है, भजन की किताबें तक नहीं है। हाँ, तो ज़ीबो लाइनिंग करके भजन गाता है। वो एक लाइन गाता है, फिर सब दोहराते हैं। बिल्कुल। रेवरेंड साइक्स टॉम रॉबिन्सन की पत्नी हेलेन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि टॉम के जेल जाने के बाद कोई उसे काम नहीं दे रहा। हाँ, जब तक $10 इकट्ठे नहीं होते, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये चर्च का दृश्य अश्वेत समुदाय के जीवन, उनकी एकजुटता और उनके संघर्षों की एक बहुत अंतरंग झलक देता है। संसाधनों की कमी के बावजूद उनकी आस्था और एक दूसरे के प्रति समर्थन कितना मजबूत है। और लूसी का विरोध, वो शायद बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास को दिखाता है जो शायद उनके अनुभवों से उपजा हो। और यहाँ कैलपर्निया की वो दोहरी भाषा वाली बात भी साफ होती है। वो बताती हैं कि वो अपने लोगों के बीच उनकी भाषा क्यों बोलती हैं। हाँ, ताकि उन्हें लगे कि वो उनसे अलग नहीं है। ये सामाजिक अनुकूलन का एक सटीक उदाहरण है। फिर घर में एक नया और कह सकते हैं अनचाहा सदस्य आता है, एटिकस की बहन आंट एलेक्जेंड्रा। हाँ। वो स्काउट पर स्त्री प्रभाव डालने आई है, ऐसा कहा जाता है। वो मैकोम के सामाजिक रिवाजों, खानदान की प्रतिष्ठा, फाइन फोक्स और पारिवारिक लक्षणों, स्ट्रीक्स में पूरी तरह यकीन रखती हैं। वो पारंपरिक दक्षिणी समाज और उसके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका आना फिंच परिवार में एक वैचारिक तनाव पैदा करता है। हाँ, एटिकस के प्रगतिशील मूल्यों और आंटी के पारंपरिक विचारों के बीच। बिल्कुल। वो कैलिफोर्निया के प्रभाव को कम करना चाहती हैं, स्काउट के कपड़ों पर, उसके व्यवहार पर टिप्पणी करती हैं। एक बार तो एटिकस से उसे निकालने तक को कह देती हैं, जिसे एटिकस दृढ़ता से मना कर देते हैं। हाँ, उनका वो फाइन फोक्स और ट्रैश में विश्वास सामाजिक वर्गीकरण और पूर्वाग्रहों को और स्पष्ट करता है। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह सिर्फ नस्ल तक सीमित नहीं है, वर्ग और लिंग भेद भी उतने ही गहरे हैं। वो जेम के बिस्तर के नीचे छिपा मिलता है। कारण, उसके नए पिता और माँ उसे चीजें तो दिलाते हैं पर उसके साथ समय नहीं बिताते। उसे लगता है कि वो उसके बिना ज्यादा खुश हैं। ओह, बेचारा। मतलब अकेला और उपेक्षित महसूस करता है। हाँ, एटिकस उसे मिस रेचल के पास वापस भेजते हैं, लेकिन उसे रात भर रुकने देते हैं। ये एक और तरह के अकेलेपन की कहानी है। ये सब घटनाएं पृष्ठभूमि में तनाव को लगातार बढ़ा रही हैं। फिर शहर के कुछ लोग एटिकस को चेतावनी देने आते हैं। हाँ, कि टॉम रॉबिन्सन को काउंटी जेल ले जाने पर खतरा हो सकता है, खासकर ओल्ड सारम गैंग से। एटिकस उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो रात आती है, वो जेल वाली रात। हाँ। एटिकस शहर की जेल के बाहर कुर्सी लगाकर किताब पढ़ रहे हैं।
उन्हें अंदाजा है कि भीड़ आ सकती है टॉम को नुकसान पहुंचाने। और जेम्स स्काउट और डिल छिपकर देखने जाते हैं। हाँ, कुछ कारों में लोग आते हैं, वहीं ओल्ड सारम गैंग जिसमें वॉल्टर कनिंगम के पिता भी शामिल है। वो एटिकस से टॉम को सौंपने को कहते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। ये भीड़ की मानसिकता, वो मॉब मेंटालिटी, नस्ली नफरत और एटिकस के शांत दृढ़ साहस का जैसे चरम बिंदु है। तभी स्काउट जो अब तक छिपी थी वो भीड़ में से निकलकर सीधा एटिकस के पास पहुंच जाती है। अरे वो भीड़ में मिस्टर कनिंगम को पहचान लेती है और उनसे बातें करने लगती है। क्या बात है? अरे वही उनके बेटे वॉल्टर के बारे में पूछती है, उनकी कानूनी उलझनों के बारे में पूछती है, फिर पूछती है कि उनकी वो हिकरी नट्स कैसी थीं जो उन्होंने दी थीं। बच्चे की मासूमियत। हाँ, और स्काउट की ये सीधी मासूम बातें जैसे जादू कर जाती हैं। कैसे? मिस्टर कनिंघम असहज हो जाते हैं। वो भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं रहते, वो अचानक वॉल्टर के पिता बन जाते हैं। स्काउट अनजाने में ही उन्हें उनकी इंसानियत याद दिला देती है। और वो भीड़ को वापस जाने का इशारा करते हैं। हाँ, वापस चले जाते हैं सब। कमाल है। ये दिखाता कि कभी-कभी बच्चों का वो सीधापन और मासूमियत वयस्कों के गहरे पूर्वाग्रहों को भी भेद सकती हैं। एटिकस बाद में कहते भी हैं कि स्काउट ने मिस्टर कनिंघम को एक पल के लिए उनकी जगह खड़े होकर सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मुकदमे का दिन आता है। मेकॉम के लिए ये किसी बड़े तमाशे से कम नहीं। शहर खचाखच भरा है। बच्चे मिस्टर डॉल्फस रेमंड को देखते हैं जो एक कागज के थैले से पीते रहते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं विस्की है, पर असल में वो कोका कोला होता है। वो बाद में बच्चों को बताते हैं कि वो ऐसा दिखावा करते हैं ताकि लोग उनके अश्वेत महिला और मिश्रित बच्चों के साथ रहने का कोई कारण समझ सकें कि भाई ये तो नशेड़ी है इसलिए ऐसा करता है। ये सामाजिक पाखंड पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। लोग सच्चाई से ज्यादा एक सुविधाजनक झूठ को स्वीकार करने को तैयार हैं। सही कहा। कोर्टरूम खचाखच भरा है। अश्वेत लोग बालकनी में बैठते हैं। रेवरेंड साइक्स बच्चों को भी अपने पास बालकनी में जगह देते हैं। जज टेलर कार्यवाही संभालते हैं। गवाही शुरू होती है। हाँ, शेरिफ हेक्टेट गवाही देते हैं कि मैयला इवेल बुरी तरह पीटी गई थी। खासकर उसकी दाहिनी आंख काली थी और गले पर निशान थे। दाहिनी आंख। फिर बॉबी वेल आता है। अशिष्ट उसकी कहानी में झोल हैं। वो दावा करता है कि उसने टॉम रॉबिन्सन को भागते देखा। एटिकस उससे हस्ताक्षर करवाकर ये साबित करते हैं कि वो बाएं हाथ से लिखता है, लेफ्ट हैंडेड है। ये अहम है क्योंकि मयेला की दाहिनी आंख पर चोट का मतलब है कि मारने वाला बाएं हाथ का रहा होगा, जैसे कि बॉबी वेल। बिल्कुल। फिर मैयला ईवेल गवाही देती है। वो डरी हुई और गुस्से में लगती है। कहती है कि उसने टॉम को लकड़ी काटने बुलाया था और फिर उसने उस पर हमला किया। लेकिन एटिकस के जिराह में वो उलझ जाती है। हाँ, एटिकस सवाल उठाते हैं कि कहीं उसके पिता बॉबी वेल ने तो उसे नहीं पीटा था। अंत में वो जूरी और एटिकस पर चिल्लाने लगती है। और फिर टॉम रॉबिन्सन की गवाही। अंत में टॉम रॉबिन्सन गवाही देता है। उसका बायां हाथ, वो बचपन में एक कॉटन जिन मशीन में आने से बिल्कुल बेकार हो चुका है, लगभग निकम्मा है। तो वो बाएं हाथ से तो मार ही नहीं सकता। नहीं, वो बताता है कि मैयला ने उसे मदद के लिए बुलाया था, फिर उस पर शारीरिक रूप से संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसने मना किया और भागने लगा तभी बॉब ईवेल आ गया और चिल्लाने लगा। टॉम डरकर भाग गया। अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। मयेला को पीटने वाला बाएं हाथ का था, जैसे बॉबी वेल, जबकि टॉम का बायां हाथ बेकार है। लेकिन फिर जिरा में प्रोसिक्यूटर मिस्टर गिल्मर एक सवाल पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि टॉम ने मैयला की मदद क्यों की बिना पैसे लिए। और टॉम कहता है, मुझे उस पर तरस आता था। I felt right sorry for her। और ये बयान, एक अश्वेत आदमी का एक श्वेत औरत के लिए तरस खाना उस समाज में, मकोम में एक तरह का गुनाह था। हाँ, ये जूरी पर बहुत बुरा असर डालता है। ये दिखाता है कि नस्लीय पूर्वाग्रह कितना गहरा है कि सच्चाई और तर्क सामने होते हुए भी भावनाएं और सामाजिक नियम हावी हो जाते हैं। तो ये थी टू किल अ मॉकिंगबर्ड के शुरुआती हिस्सों की हमारी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे मेकोम शहर का वो माहौल, फिंच परिवार के मूल्य, बू रैडली का वो रहस्य और डिल का आगमन, ये सब कहानी के लिए मंच तैयार करते हैं। हाँ, और हमने साहस के अलग अलग रंग देखे। एटिकस का नैतिक साहस, मिसेस डुबोस का संघर्ष, और ये भी महसूस किया कि पूर्वाग्रह की जड़ें कितनी गहरी हैं। इन अंशों को पढ़ने के बाद एक सवाल जरूर उठता है ना? कौन सा? कि ऐसे समाज में जहां पूर्वाग्रह इतने सामान्य हों, इतने गहरे हों, क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? बचपन की वो मासूमियत कब तक दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बच सकती है? और क्या एटिकस का वो नैतिक बल, वो विश्वास
मैकोम की इस आम बीमारी का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल हैं जो पाठक को कहानी के साथ आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। खासकर जब हम देखते हैं कि कैसे समाज के नियम इतने अजीब हैं कि मिस्टर डॉल्फिस रेमंड जैसे आदमी को अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए शराबी होने का नाटक करना पड़ता है। बिल्कुल, ये कहानी सोचने को बहुत कुछ देती है। ये स्रोत हमें कहानी की एक जटिल दुनिया की झलक देते हैं। इसके गहरे अर्थों और पूरी कहानी को जानने के लिए किताब पढ़ना बेशक एक अनूठा अनुभव होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प स्रोतों की गहरी पड़ताल के साथ।